ओके, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, हमारा पोटेंशियल हो गया और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। यानी कि जो वायर है उसके अंदर चार्ज मोशन में आ चुका है और जैसे मैंने बोला था नेट मोशन में आ चुका है। अब उस नेट मोशन को समझने का टाइम आया, ठीक है। तो उसके लिए हम जिस टॉपिक को अब शुरू करते हैं ये है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ये दो टॉपिक हमारे एक साथ क्लियर होते हैं एक डिस्कशन में। तो सबसे पहले तो ये कि करंट आपको अच्छे से समझ आ गया। चार्ज जब मोशन में आता है तो उसे करंट का नाम दे देते हैं। करंट के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, हीटिंग, केमिकल और जो चार्ज एट रेस्ट होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है। अब आप थोड़ा सा ज़रा जूम इन करके एक वायर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जब चार्ज मोशन में आता है तो कैसे उसके अंदर चार्ज की मूवमेंट होती है। एक पतली सी वायर है, हमने उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा अंदर घुस के तो वो हमें ऐसे दिखाई देगी। ये एक स्विच का सिंबल होता है, ये सेल का, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी का सिंबल है। जो ये बड़ा वाला टर्मिनल है इसको पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव कहते हैं। आपने देखा होगा हर बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव से करंट निकलता है बैटरी से, सारे सर्किट में घूमता हुआ, नेगेटिव से एंटर कर जाता है बैटरी में वापस। और इसको हम उल्टा दूसरे वे में कहें तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बैटरी से और सारे सर्किट में ट्रैवल करने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी में वापस एंटर कर जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए आउट ऑफ सिलेबस जा सकता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप बुक लेके नहीं बैठे, साथ में सिर्फ सुन रहे हो और मुझे समझ रहे हो, एक्चुअल में समझने की कोशिश कर रहे हो, टॉपिक को अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब हम बाउंड्री कूद के बाहर चले गए 10th से और 12th में और फिर वापस 10th में आ गए। तो बस आपको एक स्टोरी की तरह आराम से सुनते जाना है, हर चीज़ को समझना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोल है। ओम्स लॉ जो है ना हमारा इस पूरे चैप्टर की सोल है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले कि ये जो वायर है वो क्या है। कॉपर की एक पतली सी लाइन की तरह आपको दिखती है। कॉपर की लिए हमने, और भी मटेरियल हो सकते हैं, कॉपर ले लिया हमने। ज़्यादातर कॉपर की वायर्स होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। ओके, तो इसके पीछे एक 1 मिनट की स्टोरी है, कहो तो मैं उसे भी सुना दूँ। कॉपर की ही क्यों, किसी और की क्यों नहीं। कॉपर सेकंड बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट वाले की क्यों नहीं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है सिल्वर। अच्छा, सेकंड बेस्ट ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट वाला जो सिल्वर है उससे बहुत नीचे चला जाता है, नहीं, उसके आसपास ही रहता है, पर हाँ उससे थोड़ा सा कम कंडक्टिंग है, अच्छा नहीं है उससे तो, लेकिन बहुत कम फ़र्क है दोनों में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो सिल्वर क्यों नहीं, तो ये तो देखो आपको अपने आप पता है, सिल्वर तो बहुत महंगा है और आजकल तो उसका रेट आसमान छू रहा है। तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट बहुत महंगा होने की वजह से उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकंड बेस्ट इज़ कॉपर, रिलेटिवली चीपर है, महंगा ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है, लेकिन हाँ कॉपर भी ठीक ठाक है, लेकिन ये काफ़ी ठीक ठाक रेट पे पड़ जाता है, इकोनॉमिकली अवेलेबल है। और सेकंड थिंग उसके लिए क्या होनी चाहिए वायर के लिए कि ये मेलिएबल हो, ठीक ठाक मेलिएबल है, सब कुछ बढ़िया, एमपी मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन और भी हैं। एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम की वायर्स भी होती हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, सिल्वर की जो वायर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ की जाती हैं। कुछ जगहों पे सिल्वर ही यूज़ होता है जहाँ पे हमें बेस्ट ही चाहिए और इसी वजह से वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन आम घरों में ये कॉपर चलता है। ओके, तो ये कॉपर की वायर है। कॉपर की वायर है, कॉपर एक मेटल है, मेटल हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया था, एटम होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो हम एटम्स को ऐसे पॉजिटिव साइज़ के स्फेयर्स से डिनोट करके चल रहे हैं, ऐसे
बहुत सारे होंगे, मैंने ऐसे कुछ बना लिए। अच्छा, मैंने इस पर प्लस का साइन क्यों लिखा? एटम तो न्यूट्रल होते हैं नेचुरली, हाँ ऑफ कोर्स नेचुरली न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स में से निकलकर फ्री स्पेस में बाहर नहीं आते। कॉपर की वायर को कूद के हवा में नहीं आएंगे, इतने ज़्यादा एनर्जाइज नहीं हो सकते वो कभी भी, लेकिन मेटल्स के एटम्स में और उनके इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी ज़्यादा होती है, इतनी फालतू एनर्जी होती है कि वो एक्साइट होकर, जब किसी के पास एनर्जी आती है तो वो रुकता नहीं, वो एक जगह बैठता नहीं है, वो एक्साइट हो जाता है। जैसे आपने देखा किसी छोटे से बच्चे को, उसकी कोई खुशी की बात कर दो, जैसे उसको कोई वीडियो गेम कोई गेम दे दो उसको, या कोई उसको अच्छा सा टॉय या जो भी चीज़ हो, खाने की कोई चीज़ जो उसको पसंद हो, और फिर उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। अभी वो बैठा हुआ था एक जगह बहुत देर से, और अब वो एक्साइट होकर बहुत हल्ला मचाता है, घूमता है, ये वो करता है ना। तो बेसिकली एनर्जी से मेरा मतलब होता। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन में एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो ये रुकेगा नहीं अपनी जगह, ये उस एटम को कूद के, बाउंड्री को कूद के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एटम से बाहर तो आ गया, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं है कि कॉपर के मेटल से बाहर आ जाए, तो वो अंदर ही, मेटल के अंदर ही एटम से बाहर आके जो फ्री स्पेस होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा फ्री स्पेस होता है एटम्स के बीच में, उसमें घूमता है। और क्योंकि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल आया, इस वजह से वहाँ पे पॉजिटिव मेजॉरिटी में आ जाता है, और इस वजह से उसे पॉजिटिव आयन कह देते हैं हम लोग। कई बार इसे आयन का ही नाम दे देते हैं, एटम कहते ही नहीं है, बट हम अभी जनरली एटम के नाम से डिनोट करेंगे इसे। ओके, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक्साइट हो गए, एक्साइट क्यों हुए? क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई। एनर्जी क्यों मिली? क्योंकि मेटल्स के अंदर सभी में अलग अलग तरह का वो होता है एनर्जी लेवल। मेटल्स में एनर्जी हाई होती है ना, इवन एट रूम टेम्परेचर। हाँ, इन्हें ठंडा करोगे तो इनकी एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ही इनफ हाई होती है इनकी एनर्जी, और वो इसीलिए कंडक्टिंग भी होते हैं मेटल्स, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री होके बाहर आ गए ना, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो चार्ज को लेके चलते हैं, मूव करते हैं। जो भी हम पीछे करंट में पढ़ रहे थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कौन सा चार्ज? ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज के एटम्स नहीं, ये तो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, है ना, ये बहुत बड़ा साइज़ है। तो जैसे मैंने आपको कंपेयर कराया कि आपका रूम नहीं चलेगा, एक छोटा सा कोई डस्ट पार्टिकल कह लो, या और कोई छोटा सा ऐसा ही पार्टिकल, वो चल के बाहर निकलेगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री, जब तक स्विच ऑफ रखा है मैंने बैटरी का, ठीक है, जब तक इसमें हमने सोर्स नहीं लगाया करंट का, तब तक ये फ्री मूव करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि एनर्जाइज हैं, एनर्जी फालतू है इनमें, तो ये बाहर तो आ गए एक्साइटमेंट में, लेकिन बाहर आके एक जगह बैठ जाएंगे? नहीं, बैठेंगे नहीं, ये रैंडम मूव करते रहेंगे। इनकी मूवमेंट मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इधर जाएगा, इधर जाके इससे टकराएगा, मैं इसी में बता देता हूँ। यहाँ से टकराया, फिर वहाँ टकराया, फिर यहाँ आके टकराया, फिर वापस चला के वहाँ टकरा गया, फिर इससे टकराया, फिर उधर गया, फिर आगे गया, ऐसे रैंडम आगे पीछे जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ टकराते रहते हैं। इससे टकराने के बाद, किसी एटम से टकराने के बाद, वो जब चलना शुरू होगा किसी दूसरी डायरेक्शन में, तो तब तक चलता जाएगा जब तक उसके सामने कोई दूसरा एटम आके नहीं टकराता। फिर वहाँ से टकरा के किसी रैंडम डायरेक्शन में दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर वहाँ जाके किसी एटम से टकराएगा, है ना। तो कभी वो आगे चला जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, रैंडम मोशन रहता है, कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही अब इन पर एक फोर्स लगना चालू हो गया। कौन सा फोर्स? ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ना इधर खींचता है अपनी तरफ, ऐसे खींचता है। जैसे इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर इस एंड पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया और वो इसको इधर खींच रहा है ना। और ध्यान रखना, अब आपके किसी के मन में, किसी स्टूडेंट के मन में, देखो जो ब्रिलियंट और जीनियस माइंड होते हैं ना, उनके मन में, उनके माइंड में क्वेश्चन बनते रहते हैं
तो मैं मेरे एकदम से मुझे लगा कि किसी आप में से किसी सभी जीनियस हो आप, तो किसी के माइंड में ये आ सकता है कि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज ही थे, ये क्यों नहीं खींच रहे। अभी मैंने बोला कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना शुरू कर देगा। ये वाले पॉजिटिव क्यों नहीं खींचेंगे उसे पीछे की तरफ। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कितना चार्ज है, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन के वाला पॉजिटिव चार्ज, वही जो मैंने पीछे डिस्कस किया 1.6 10⁻⁻⁹। लेकिन ये जो बैटरी का पॉजिटिव चार्ज है ये उससे कई गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बैटरी का चार्ज। ठीक है, तो ये इनके कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है। बैटरी का पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इक्वल नहीं है, बैटरी का पॉजिटिव तो कई गुना ज़्यादा है, 100,000 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितनी भी बड़ी बैटरी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे। अच्छा, अब सिचुएशन ये आती है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो एकदम से ऐसे भाग के इधर आ जाएगा? नहीं। देखो, मैंने बनाए केवल इतने पॉजिटिव ये आयंस हैं, एटम्स हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे बीच में। किसी भी इलेक्ट्रॉन को सीधा साधा पाथ नहीं मिलता कभी भी चल के जाने का। ओके, तो वो हमेशा टकराता हुआ चल के इधर जाएगा, एक दूसरे से टकराते हुए ये आपस में जाते हैं। अच्छा, अब इस पे मैंने वैसे एक ओम्स लॉ के नाम से एक दूसरा वीडियो थोड़ा डिटेल्ड बना रखा है, मैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं अच्छा होगा आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार उसे भी विज़िट करें, उस वीडियो को भी देख कर आएँ, और तो और ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आएगी। तो लेकिन अभी पहले हम टॉपिक को आगे बढ़ा देते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आप डिटेल्ड में और अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में एक बार उस वीडियो को भी देखना। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चलेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल उसको खींचेगा और वो इस तरफ आने की कोशिश करेगा, तो वो टकराता हुआ आता है। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इससे टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर ऐसे कर करके वो टकराता हुआ चलता है। तो उसका जो पाथ होता है वो जिगजैग टाइप का होता है, जैसे ऐसे टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर पीछे चला गया, फिर आगे आ गया, फिर थोड़ा पीछे गया, फिर आगे, फिर पीछे, फिर ऐसे करके। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि अब उसकी एक नेट मूवमेंट आगे की तरफ हो गई है। इसको मैंने कहा था नेट मोशन। भाई, मोशन में तो चार्ज पहले भी था। कोई अगर ये कहता है कि चार्ज मोशन में आते ही करंट बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो पहले भी रुके हुए थोड़ी थे, एक जगह थोड़ी बैठे थे, वो भी चल रहे थे, वो तो पहले ही चल रहे थे, सारे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। तो पहले करंट क्यों नहीं था? जब ये स्विच ऑफ था तब आपने इस वायर को टच किया, कोई झटका नहीं लगा, कोई शॉक नहीं लगा। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, उसकी वजह से आपको शॉक नहीं लगता। आप किसी चार्ज को हाथ में लेके बैठ जाओ एक जगह पे, स्टिल कोई शॉक नहीं लगेगा। हाँ, आपके जो हेयर्स हैं वो सारे ऐसे अलग अलग खड़े हो जाएंगे, ऐसे आपने देखे होंगे वीडियोस कई पड़े हुए हैं, तो वो ऐसे करके सारे हेयर्स अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे हेयर्स पे सेम चार्ज आ जाता है, आपकी बॉडी पे सारे पे सेम चार्ज आ गया, तो जो सेम चार्ज की बॉडीज़ होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो वो सारे हेयर्स जो हेयर वो हैं स्ट्रिंग्स हैं आपकी, वो सारी अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा आपको उस चार्ज से। लेकिन अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर को छू लो तो झटका लगता है बहुत ज़ोर से, है ना। तो जो शॉक लगता है वो करंट की वजह से लगता है, चार्ज की वजह से नहीं। तो अगर इसमें स्विच ऑफ था और इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो पहले भी मोशन में, तो करंट तो तब भी था, तो तब आपने इसे छुआ तब तो नहीं लगा शॉक। खाली वायर में थोड़ी शॉक लगता है, लेकिन चार्ज तो अंदर मोशन में है, रैंडम मोशन में है, नेट मोशन नहीं है उसमें, है ना। तो मैं एक बार इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रैंडम मोशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि सपोज़ ये वायर है, इस वायर में आपने ये क्रॉस सेक्शन यानी कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन लगा दिया, मतलब आप इस लाइन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो जब तक आपने बैटरी ऑन नहीं की तब तक आपने नोटिस किया कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन इस साइड गए, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ 50 इलेक्ट्रॉन्स गए एक मोमेंट पे, आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे नोटिस किया 50 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो ध्यान रखना उसी समय 50 दूसरे इलेक्ट्रॉन इधर भी आए होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन, मे बी चलो एक कम या एक ज़्यादा हो सकता है, बस नेग्लिजिबली लगभग, वरना उतने ही, क्योंकि रैंडम मूव कर रहे हैं वो तो रैंडम ही होता है भी, कुछ इधर आए तो कुछ उधर गए।
तो इस वजह से जितना करंट इधर चला उतना ही करंट उधर चला, दोनों करंट कैंसिल आउट हो गए, नेट करंट का मोशन आया ही नहीं। इस वजह से उस पर कोई शॉक नहीं लगता, कोई करंट नहीं माना जाता, स्टिल इलेक्ट्रॉन मोशन में है, लेकिन नेट मोशन नहीं होने की वजह से। अब नेट मोशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने करंट ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया बैटरी का, अब इलेक्ट्रॉन्स रैंडम तो मूव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनके मोशन में आगे की तरफ एक नेट मोशन, एक नेट मूवमेंट आ चुका। अब क्या होगा कि अब उस क्रॉस सेक्शन में इस साइड से इस साइड अगर 50 इलेक्ट्रॉन आए तो इस साइड से उस साइड केवल 40 या 30 या कम इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। तो अगर इधर से उधर 40 गए और इधर से इधर 50 आए, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो नेट आ गए इधर, और उन नेट 10 इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इसमें करंट माना जाएगा। अब करंट चालू सिर्फ उन नेट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वजह से, सारे 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट अभी भी नहीं माना जाएगा, नेट मोशन की वजह से। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें ना फिज़िक्स में बेस बनाती हैं। जैसे कोई मकान होता है ना, मैंने कई बार इस चीज़ को कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि फ़िज़िक्स पर्टिकुलरली, मैं बार बार नाम लेता हूँ इस तरह से, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री में ये चीज़ नहीं है, मैथ्स में अलग तरह की चीज़ें हैं, सब ने इन सभी PCM का नेचर एक जैसा नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स है जो ये चीज़ डिमांड करती है कि जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है आपको, और आपको पता है कि नहीं ये बहुत ऊंची बिल्डिंग बननी है ना, 1-2 मंजिल नहीं है, बहुत ऊंची मंजिल जानी है और बहुत ऊंची बिल्डिंग बननी है। तो आपको पता है जब जितनी ऊंची बिल्डिंग बननी होती है उसकी जो नींव है, उसका जो कॉर्नर स्टोन है, वो उतना ही नीचे जाके डालना पड़ता है और गहराई में और स्ट्रॉन्ग। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर किसी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की जो नींव है, जो बेसिक फंडा है, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये भले एक बार को बन तो जाएगी बिल्डिंग, आपको समझ आता रहेगा और बन जाएगी, लेकिन ज़रा सा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया और ज़रा सा कोई तूफ़ान आया, वो बिल्डिंग गिर जाएगी और सारे कंसेप्ट बेकार हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को समझना, कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स में। ठीक है, तो नेट मोशन का मीनिंग आपको समझ आया कि नेट कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ चल के आ जाते हैं, 50 उधर गए तो अब 50 इधर नहीं आए, कुछ 40 या 30 आए, इसकी वजह से करंट डेवलप हो गया। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ ये सब कीजिए, तो पहले रेजिस्टेंस समझते हैं। ये जो टकराना होता था इलेक्ट्रॉन का, इससे टकराया उससे टकराया, चाहे बैटरी ऑन करने के बाद या बैटरी ऑफ करने के बाद, जैसे भी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जो रुकावट आ रही है इन एटम्स आयंस की वजह से, उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है इसकी रेजिस्टेंस की, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स के या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है उसमें रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। ये हर एक मेटल का अलग अलग होता है, ये हर एक टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है, अभी किस किस पर डिपेंड करता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ओम्स लॉ पर आते हैं हम, ये सब चीज़ें डिटेल में अच्छे से डिस्कस की और इस पर एक फॉर्मूला दिया हमें ओम ने, तो उसके लॉ को हमने ओम्स लॉ कहा, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। जो भी हमने पीछे बैटरी लगाई थी उसका पोटेंशियल V और जो वायर में करंट चल रहा था वो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज़्यादा करंट वायर में चलेगा, सिंपल सी बात है। तो V इज़ इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, और यहाँ पर इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है, आप या तो इस वर्ड को लिखो ओम और या फिर ऐसा सिंबल बना दो, एक ही बात होती है। ये यूनिट है R की, रेजिस्टेंस की। तो V इक्वल टू IR हमारा फॉर्मूला है, V पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R इज़ रेजिस्टेंस। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर किसी ने नोटिस किया अगर, तो मैं बस 1 मिनट इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको बोल रहा था कि जितनी ज़्यादा बड़ी वोल्टेज की बैटरी आप लगाओगे उतना ज़्यादा वायर में करंट आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? मेरा मतलब कि
क्या आई को इंक्रीज़ करने से वी इंक्रीज़ हो रहा है या वी को इंक्रीज़ करने से आई इंक्रीज़ हो रहा है? आपने नोटिस किया जो मैंने बोला, जब आप सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते हो, बैटरी को बड़ा करते हो, तब करंट बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले करंट बढ़ेगा फिर बैटरी अचानक से बड़ी हो जाएगी, नहीं, ऑफ कोर्स ये तो इलॉजिकल है। जब आप 5 वोल्ट का सेल हटा के 10 वोल्ट का सेल लगाओगे तो अब उस सर्किट में, उस जो भी आप यूज़ कर रहे हो डिवाइस, उसमें ज़्यादा करंट आता है, डबल हो जाता है करंट। 5 वोल्ट से 10 वोल्ट आपने वोल्टेज किया तो करंट भी डबल हो गया, है ना। तो इस चीज़ को हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए था कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप समझो इस पॉइंट को, V इंक्रीज़ होता है तो I इंक्रीज़ होता है, ना कि I इंक्रीज़ होता है तो V इंक्रीज़ होता है। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों लिखते हैं, इस तरह क्यों नहीं लिखते, और फिर I इक्वल टू VR क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जब ओम ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया, देखो जब भी कोई फॉर्मूला बनाया जाता है ना, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। जब एक साइंटिस्ट लोग फॉर्मूले रेडी करते हैं, कोई टॉपिक पर एक नया कंसेप्ट बना के उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसे फॉर्मूला कहते हैं वो बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक चीज़ ये होती है कि आप पहले उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करो और फिर उसके बाद उसको थ्योरी पे अपना जस्टिफाई करके एक्सप्रेशन बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। जैसे कि हमारा जो 9th में आप पढ़कर आए हो, ग्रेविटेशनल लॉ में फॉर्मूला F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये सब ने पढ़ रखा होगा। ये वाला फॉर्मूला 9th में था, ये F इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस होती थी यार, दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिराइव्ड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट मासेस लिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा, तो पता चला कि एक ऐसा कांस्टेंट निकल कर आता है, उसकी वैल्यू इतना फोर्स आता है। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होके आई हैं। ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ऐसे ही ये जो फॉर्मूला है हमारा V इक्वल टू आई आर, ये हमने डिराइव थोड़ी किया, हमने तो सीधा फॉर्मूला लिख दिया V इक्वल टू आई आर। डेरिवेशंस जो होते हैं ना, वो तो प्रॉपर ऐसे होते हैं कि पहले एक फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से शुरू किया, फिर उसको बनाते हुए मॉडिफाई करते करते दूसरे फॉर्मूले तक पहुँचे। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फॉर्मूले हैं। तो जब ओम ने ये देखा कि वैसे तो हाँ, लॉजिकली थ्योरी के हिसाब से तो ये बात सही है कि I V पे डिपेंड करता है, ना कि V I पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला ये होना चाहिए। लेकिन जो R है ना, रेजिस्टेंस, वो इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करता। जो रेजिस्टेंस चीज़ होती है हमारी, वो इस इक्वेशन को वेरीफाई करती है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ इस फॉर्मूले में फिट होता है, यानी रेजिस्टेंस मतलब वो ऑब्स्ट्रक्शन जो था उसकी वैल्यू, तो वो I के साथ मल्टीप्लाई करने पर V निकल कर आता है, ना कि V के साथ मल्टीप्लाई करने पर I। ये उसने एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो इसलिए हमने उसको उल्टा करके लिखा। ऐसे था थ्योरी में, ऐसे थी एक चीज़, उसको हमने रिवर्स करके लिख दिया। अच्छा, रिवर्स करने में ये नहीं है कि हमने कोई गलत प्रूफ कर दिया। ऑफ कोर्स I V के प्रोपोर्शनल है और V I के प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाओगे दूसरा घटेगा। हाँ, लेकिन लॉजिकली जो मैंने बोला वो पॉइंट अपनी जगह वैलिड है। ओके, तो अब आते हैं हम इस पॉइंट पर कि ये था हमारा रेजिस्टेंस। R की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, V और I पे डिपेंड नहीं करती, ध्यान रखना। चलो, तो मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये आपके काम आएगी आगे। जब भी आपको ऐसे 3 क्वांटिटी वाले फॉर्मूले मिलेंगे, V इक्वल टू आई आर, F इक्वल टू एम ए, पिछले साल पढ़ा था आपने, इस साल भी अभी पीछे आपने पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q, है ना, I इक्वल टू Q बाई T। 3 क्वांटिटी वाले फार्मूलाज जिसमें 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, तो ध्यान रखना उसमें से एक क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, वेरिएबल सिर्फ 2 होती हैं। तीनों एक साथ वेरिएबल नहीं हो सकती, तीनों एक साथ कांस्टेंट नहीं रह सकती। एक को चेंज करोगे दूसरा कम या ज़्यादा चेंज होगा, लेकिन तीसरी क्वांटिटी फिक्स्ड रहेगी। तो इस समय अगर R कांस्टेंट है तो V और I चेंज होंगे। अगर आपने उस वायर को, R का मतलब वो वायर, अगर आपने वो वायर उसी जगह पे रखी है, उस वायर में कोई चेंज नहीं किया, तो R कांस्टेंट रहा, तो उस केस में अगर आप वोल्टेज यानी बैटरी को बड़ा कर दोगे तो वायर में करंट भी बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि R हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। इस फॉर्मूले में यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन कोई कहे कि नहीं, मैंने बैटरी को फिक्स कर दिया, V को मैंने फिक्स कर दिया, और रेजिस्टेंस यानी वो जो वायर है उसको मैंने हटा के, कॉपर की हटा के कोई दूसरी वायर लगा दी, या कॉपर की ही मोटी पतली कुछ और तरह की वायर बना दी, तो R चेंज हो गया। अब R चेंज हो गया, लेकिन आपने बैटरी वही रखी फिक्स,
बैटरी चेंज नहीं की, तो करंट की वैल्यू R के हिसाब से डिसाइड होगी। और कैसे कि V/R इक्वल टू I है। तो अगर आपने R को ट्वाइस किया तो करंट हाफ हो गया, आपने R को हाफ किया तो करंट ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, V कांस्टेंट रखने पर। तो मेरा पॉइंट ये है कि ध्यान रखना, ये आगे अभी न्यूमेरिकल में हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स, कि तीनों में से एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, बाकी दो वेरिएबल होंगी। अब बस एक लास्ट टॉपिक जो इस सेगमेंट में रिलेटेड है वो है रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टेंस है, मैंने बोला कि वो किस पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, R इक्वल टू रो L अपॉन A, वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी मोटाई पतलाई जो होता है कि पतली वायर है कि मोटी वायर है, उसे क्रॉस सेक्शन एरिया कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये फर्दर दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ वायर या मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर, उस वायर का टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस डायरेक्टली। रेजिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करती है, कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ी इतनी होगी, कम या ज़्यादा, सिल्वर की कुछ और होगी, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला, कॉपर एक अच्छा, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होगी। कंडक्टर तो तभी अच्छा होगा ना जब रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टिविटी सिल्वर की सबसे कम होगी, कॉपर की थोड़ी ज़्यादा, ऐसे। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, कोई फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे सिलेबस में, लेकिन आप बस एक छोटी सी बात याद रखो कि 10th के सिलेबस में मेटल्स का एग्जाम्पल है बस हमारे पास, कि किसी मेटल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। उसी कॉपर वायर को जो हम अभी देख रहे थे, उसका अगर आप टेम्परेचर रेज़ कर दो तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसमें करंट कम चल पाएगा, उसकी जो वैल्यू है करंट की वो ड्रॉप हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। मेटल्स के लिए ऐसा होता है, ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन मैं एक चीज़ ऐसी डिस्कस कर देता हूँ, उसमें आपको कुछ लिखना या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर होता है जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, उनकी जो हमारे उसमें काम आते हैं चिप्स बनाने में, माइक्रो चिप्स जो होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं वो, तो नॉट खाने वाली चिप्स, ऑफ कोर्स समझ गए हैं आप, सेमीकंडक्टर चिप्स जो जिससे मदरबोर्ड बनता है, सिम कार्ड बनता है, मेमोरी कार्ड बनते हैं, वो सारी। तो सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो उनकी रेजिस्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी, वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। और एलॉयज़, तीसरा हेडिंग आती है एलॉयज़। एलॉयज़ का वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी उनकी जो बढ़ती है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी उनकी एलॉयज़ की बहुत हाई होती है ऑलरेडी। जैसे मान लो 5000 की कोई वैल्यू है, उसमें 5000 में 10 इंक्रीज़ कर दिया, 50 इंक्रीज़ कर दिया, तो क्या ही इंक्रीज़ किया, हाँ, लेकिन इंक्रीज़ होती है। तो अभी हमारे सिलेबस में आप बस इतना याद रखो, मेटल्स हैं, और मेटल्स का क्या केस है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर उनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर मेटल्स। और क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, आप सिर्फ दो चीज़ों का नाम लोगे, टेम्परेचर उस बॉडी का और नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा लंबी वायर होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि अगर मोटी वायर होगी, मोटी वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पतली वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा। ध्यान रखना, मोटी वायर का यानी एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जिन दो चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस उन पे भी डिपेंड माना जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस के लिए दो चीज़ें भी आप उसमें काउंट कर लो, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल उसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके,
और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। अभी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस नहीं किया है कोई भी, एक साथ करेंगे उसे नेक्स्ट सेगमेंट में। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ये जो रो है वो इस फॉर्मूले के लिए पर्टिकुलरली कांस्टेंट है अनलेस ये दोनों चीज़ें चेंज ना हो। ओके, तो भाई क्लास लाइन हमारी की जो ओम्स लॉ था उसकी स्टेटमेंट आपको क्या लिखनी है। इट स्टेट्स, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V is electric potential is directly proportional to electric current। अब इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, provided, ये लास्ट लाइन इम्पॉर्टेंट है, provided nature of material and temperature and cross section area remains constant। कुछ बुक्स में सिर्फ दो ही चीज़ें लिखी हैं, provided temperature and cross section area remains constant। वायर एक जैसी मोटाई की हो, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं, टेम्परेचर एक जैसा बना रहे, क्योंकि जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया या टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और आपने देखा ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओम्स लॉ सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। रेजिस्टेंस बार बार घट या बढ़ रहा है तो फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ये हमारा ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बनती है, बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट लिखनी है आपको ये कॉपी में एग्ज़ाम में। और यहाँ पे हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि आप उस ओम्स लॉ वाली जो दूसरी वीडियो उसको ज़रूर देखें, अच्छी है, इंटरेस्टिंग लगेगी, एक डिफरेंट मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा इससे रिलेटेड बेसिक न्यूमेरिकल और NCERT के क्वेश्चंस का।